स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। मैं अमजद खान आज लेकर आया हूं आपके लिए सी प्रोग्रामिंग का एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। कि एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक हमने जो सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने एल्गोरिथम पढ़ी, एल्गोरिथम के बाद में हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, फ्लो चार्ट के बाद में हमने फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना और एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ा। इसके बाद में जो हमारी शुरुआत है वो ये है कि एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आगे जब हम चलकर इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो प्रोग्रामिंग छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनी होगी। लेकिन इस छोटे प्रोग्राम का जब हमारा बेसिक जो प्रोग्राम होगा उस बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्या क्या होगा, वो आज हम देखेंगे कि एक सी प्रोग्राम किससे मिलकर बना होता है, एक सी प्रोग्राम में क्या क्या होता है, एक बेसिक प्रोग्राम में क्या क्या होता है। जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम सी प्रोग्राम का भाग देखें, सबसे पहले जो हिस्सा होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन का। कौन सा होता है? वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। जी हाँ, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इस पार्ट के अंदर हम अपने प्रोग्राम की डिटेल्स को लिखते हैं, अपने प्रोग्राम की डिटेल्स को लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किसके लिए है, किसने बनाया, ऑथर कौन है, बनाने वाला कौन है, ये सारी जो बेसिक थोड़ी सी डिटेल होती है प्रोग्राम के बारे में वो हम लिखते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जो भी हम लिखते हैं वो हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं आता, बस उसकी डिटेल है। प्रोग्राम के अंदर कोड जो होगा उसका पार्ट नहीं है, ये उसका एक एडिशनल पार्ट है जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर मैं जो आपको पार्ट्स बताने वाला हूँ, जो सेक्शन बताने वाला हूँ एक सी प्रोग्राम के, उसमें से कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो कंपलसरी है, आपको प्रोग्राम में यूज ही करने पड़ेंगे, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। कि एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप उस छोटे से प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है, आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करा है तो उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन देना होता है कि कौन सी चीज आपने किस लिए यूज करी है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर इसको हम बोलते हैं कमेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कमेंट लाइन भी बोलते हैं, इसको कमेंट लाइन भी बोलते हैं। अब ये कमेंट लाइन कैसी होती है, तो प्रोग्राम के स्टार्ट में आ जाती है, आपके बेसिक प्रोग्राम के स्टार्ट में देनी है। कैसे देनी है? अगर आपका कोई डिटेल, आपका कोई कमेंट एक ही लाइन का है तो एक ही लाइन का तो आप इस तरह से स्लैश यूज कर सकते हैं, और जो भी हमारी लाइन है वो हमने इस तरह से लिखी। अगर एक ही लाइन का तो ये सिंबल जो है जिसको हम स्लैश बोलते हैं, ये सिंबल यूज में लिया आता है जब हमको सिंगल लाइन, वन लाइन कमेंट देना है, वन लाइन डिटेल देनी है, वन लाइन डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है। लेकिन अगर हमारे पास में डिटेल ऐसी है, कमेंट ऐसा है, हमारे पास में उसकी बेसिक जानकारी ऐसी है जो हम बताना चाह रहे हैं वो एक से ज्यादा लाइन में, तो जब एक से ज्यादा लाइन होती है ये तो यूज आती है सिंगल लाइन, ये यूज आएगी सिंगल लाइन। जब लेकिन मल्टीपल लाइन होगी, मल्टीपल लाइन के लिए हमको इस तरह से साइन लगाना पड़ेगा। फिर हमारी जो भी लाइन है वो लाइन लिखी हमने, उसके बारे में डिटेल को दिया हमने, और जब हमारी डिटेल खत्म होगी तो वापस इसको इस सिंबल से बंद किया जाएगा, ये वाला स्लैश एस्टिक। तो ये तो होता मल्टी लाइन के लिए, और ये होता सिंगल लाइन। मैं आपको फिर बता रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जरूरी नहीं है हर बेसिक पार्ट में हो, हर बेसिक प्रोग्राम में हो। ये हमारे प्रोग्राम की कुछ डिटेल्स होती है जो हम शो कराना चाहें कि कौन सी चीज हमने क्यों यूज की है, ऑथर कौन है, इसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज करते हैं। दो तरह से कमेंट लाइन पास की जा सकती है, दो तरह से डॉक्यूमेंटेशन या डिटेल दी जा सकती है, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। अगर हमारे पास में सिंगल लाइन है तो हम डबल स्लैश का यूज करेंगे, और अगर हमारे पास में मल्टीपल लाइन है तो हम स्लैश और एस्ट्रिक का यूज करके स्टार्ट करेंगे और एस्ट्रिक स्लैश का यूज करके इसको बंद करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका अगला सेकंड पार्ट क्या होता है। जो इसका बेसिक सेकंड पार्ट होता है वो होता है लिंक सेक्शन। जी हाँ, लिंक सेक्शन, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। अब लिंक सेक्शन में क्या होता है, तो लिंक सेक्शन के अंदर जो होता है हम लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं। लाइब्रेरीज को हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड करते हैं। अब ये लाइब्रेरीज क्या होती है ये आगे डिटेल्स में हम समझेंगे। ऐड करते हैं, बस हमको ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे वो लाइब्रेरी ऐड करने वाला जो सेक्शन होगा, वो पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा? लिंक सेक्शन। कैसे लाइब्रेरी ऐड करेंगे उसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक एग्जांपल है हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को हम कहां लिखेंगे? तो हमारे लिंक सेक्शन के अंदर लिखेंगे।
तो दो पार्ट बता दिए, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जहाँ पे प्रोग्राम की बेसिक डिटेल्स आएगी और दूसरा आएगा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे। अब ये लाइब्रेरी क्या है, तो इस लाइब्रेरी के अंदर जो हम मेथड यूज करेंगे, जो हम फंक्शन यूज करेंगे, वो फंक्शन इस लाइब्रेरी में, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है stdio, इस stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, यानी हेडर फाइल। हेडर फाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे हेड में लगी होती है, टॉप पर लगी होती है, ठीक है। यानी इस लाइन को लिखने का मतलब क्या है, इस लाइन को लिखने का मतलब ये है कि हैश मतलब सबसे पहले इंक्लूड करो, शामिल करो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेड। इस लाइन को लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐसी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की, जिसके अंदर हमें इनपुट वाले फंक्शन और आउटपुट वाले फंक्शन दोनों मिलेंगे। यानी इनपुट और आउटपुट जो फंक्शन होते हैं वो कौन सी लाइब्रेरी में होते हैं, तो stdio.h के अंदर होते हैं, जो हम यूज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा जैसे अगर हमको मैथ्स के फंक्शन यूज करना है तो हम यहाँ करेंगे हैश इंक्लूड मैथ्स डॉट एच। जैसे हम कोई ग्राफिक फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं तो हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो इस तरह की फंक्शन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जो लिंक सेक्शन होता है, उस लिंक सेक्शन में लाइब्रेरी यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, लाइब्रेरी। और इन लाइब्रेरी का काम क्या होता है, इन्हीं लाइब्रेरी के अंदर हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो सब होते हैं। हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन फंक्शंस को, उन लाइब्रेरी को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच का, ये एग्जांपल किस चीज का है कि हम ऐसी लाइब्रेरी यूज करना चाह रहे हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। तो दो सेक्शन मैंने आपको बता दिए। देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अगला जो है वो थर्ड है डेफिनेशन। लिंक सेक्शन के बाद में जो हमारा सेक्शन आता है, पार्ट आता है सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का, वो आता है डेफिनेशन सेक्शन। ये इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी की वैल्यू को पहले से डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन कर देते हैं मैंने आपको बता देता हूं। यहाँ पर हैश डिफाइन मैक्स 50। तो इसका मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि हैश मैंने डिफाइन कर दिया, फिक्स कर दिया, पहले से कांस्टेंट बना दिया मैक्स को 50 के। मैक्स क्या है, तो 50 है। अब जहां पर ये पूरे प्रोग्राम में अगर मैं कहीं पर भी मैक्स यूज करूंगा, इसको यूज करूंगा मैं, तो इसको यूज करने का मतलब है ये क्या है, 50 है। इसमें क्या है, 50 है। तो ये हैश डिफाइन फंक्शन या डेफिनेशन सेक्शन जो होता है, ये किसी की भी वैल्यू को फिक्स करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए हम डेफिनेशन सेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हैश डिफाइन मैक्स कर दिया, 50 कर दिया। हैश डिफाइन मैक्स 50 मतलब मैक्स क्या है, 50 है। अब प्रोग्राम में जहां पर भी हम मैक्स लिखेंगे कि मैक्स, जैसे हमने यहाँ लिखा मैक्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब इसका आंसर अगर हम क्या देंगे, क्योंकि हमने पहले से डिफाइन कर दिया मैक्स क्या है, मैक्स 50 है, तो 50 गुणा 2 इजिकल टू 100, तो आंसर आपका 100 होगा। इस तरह से तो हमको अगर पहले से किसी की वैल्यू को डिफाइन करना है तो हम यूज करते हैं मैक्स है डेफिनेशन सेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब ये ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है, इस ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का मतलब ये होता है यहाँ पर हम वेरिएबल्स को, हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ग्लोबली। और ग्लोबली डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन, जो भी कुछ भी वेरिएबल यूज करेंगे, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसको हम ग्लोबली यानी हमारे प्रोग्राम के किसी भी भाग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो काम आता है, ये आता है वेरिएबल डिक्लेयर का। किसका, वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन। एक ऐसी लोकेशन है जहां पर हम कुछ समय के लिए कोई डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे मैंने लिखा a बराबर 50, तो ये जो a है, ये a क्या है, तो ये a एक वेरिएबल है जिसमें हमने क्या स्टोर करा है, 50। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था डेफिनेशन सेक्शन के अंदर कि मैक्स इज इक्वल टू 50। तो मैक्स क्या है, मैक्स इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर उस वेरिएबल को हमको ग्लोबली डिक्लेयर करना है, ग्लोबली डिक्लेयर का मतलब सभी के लिए, सभी हमारे प्रोग्राम में जितने भी ब्लॉक्स होंगे उन सभी ब्लॉक के लिए यूज करना है, तब हम उसको ग्लोबली यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं हम कि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है जहां पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जो इसका बेस सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है मेन।
ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसके जो पार्ट्स है उस पार्ट्स के अंदर कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जो बेसिक कंपलसरी है, यूज में आएंगे, और जबकि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एसेंशियल है। तो हमारा जो मेन वाला पार्ट है ये बिल्कुल कंपलसरी पार्ट है कि कोई भी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के अंदर ये पार्ट जरूर होगा। अब इस मेन का जो पार्ट होता है वो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेसेस से खत्म हो जाता है। यहाँ पर इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। अब डिक्लेरेशन पार्ट जहां पर हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, जैसे वेरिएबल मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करना बताया, लेकिन अगर आप ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे तो आप उसको यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन पार्ट जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वो प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मेन होता है पूरा मेन फंक्शन। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट सेक्शन था। मेन जो है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी बेसिक प्रोग्राम के अंदर ये पार्ट जरूर होगा। नेक्स्ट जो देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या पर है, नेक्स्ट है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। नेक्स्ट क्या हमारा सब प्रोग्राम कि इसके अलावा मेन पार्ट के अलावा जो हमने मेन पार्ट लिख दिया, उस पार्ट के अलावा अगर हमको कोई फंक्शन लिखना है, फंक्शन कोई भी फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन n, यानी कितने भी फंक्शन लिखने हैं, तो वो फंक्शन का जो पार्ट आएगा वो आएगा सब प्रोग्राम सेक्शन पर। तो ये टोटल 6 पार्ट होते हैं जो हमने पढ़े यहाँ पर। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जहाँ पर हम प्रोग्राम की डिटेल्स को लिखते हैं, सिंगल लाइन में और डबल लाइन में। सेकेंड पार्ट जो हमारा इस प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के बाद में हमने पढ़ा वो है लिंक सेक्शन, जहाँ पे हम हमारी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं। थर्ड पार्ट होता है हमारा डेफिनेशन, जहां पर हम किसी की डेफिनेशन को कांस्टेंट करते हैं, डिफाइन कर देते हैं पहले से। फोर्थ पार्ट जो है हमारा ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि ग्लोबली आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सके, कि आपने कहीं पे वेरिएबल को डिक्लेयर करा वो आप पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, वो ग्लोबली डिक्लेरेशन वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट पार्ट उसके बाद में हमने देखा मेन फंक्शन, जो हमारा प्रोग्राम का मेन पार्ट है, यानी कोई भी प्रोग्राम अगर होगा तो उसमें मेन पार्ट जरूर होगा। बाकी चीजें हो या ना हो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेन पार्ट जरूर कंपलसरी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का पूरा कोड लिखा होता है वो मेन के अंदर लिखा होता है। और लास्ट जो पार्ट होता है सब प्रोग्राम सेक्शन, जिसके अंदर इस मेन के अलावा भी हमको अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो वो मेन के बाद में करना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा। इतने सारे पार्ट होते हैं इसके अंदर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।